डियर स्टूडेंट्स, मैं आज के लेक्चर में आपको सॉइल जेनेसिस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से मृदा की उत्पत्ति होती है। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि मृदा की उत्पत्ति है वह रॉक्स से होती है, चट्टानों से होती है, और चट्टानें हैं वह मिनरल्स से बनी हुई होती हैं, खनिज पदार्थों से बनी हुई होती हैं। तो आपके कोर्स में है सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स को समझने के लिए पहले आपको अर्थ के बारे में समझना होगा। हमारी पृथ्वी क्या है, कैसी है हमारी पृथ्वी। आपको पता ही होगा कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होकर आज का जो स्वरूप है वह पृथ्वी का आया। अब आज जो स्वरूप है पृथ्वी का वह क्या है, तो इस चित्र से आप समझेंगे कि हमारी पृथ्वी लेयर्स की बनी हुई है। इसमें विभिन्न परतें हैं। सबसे ऊपर जो परत है उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? भू परपटी भी बोलते हैं और भू पपड़ी भी बोल सकते हैं आप। ये अर्थ क्रस्ट हो गया, भू परपटी या भू पपड़ी। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है पृथ्वी का वह अर्थ क्रस्ट है। उसके अंदर वाला भाग है उसको मेंटल बोलते हैं, MENTLE, मेंटल। हिंदी में इसका नाम क्लिष्ट है तो आप मेंटल लिख सकते हो इसको। और उससे अंदर का भाग है उसको क्रोड बोलते हैं हिंदी में, क्रोड। कोर, CORE, कोर। इस कोर को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, इनर कोर और आउटर कोर। अब जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, उसका जो मोटाई है ये 5 से और 56 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, वो 5 से 56 किलोमीटर तक है। यानी पृथ्वी की सतह पर आप जानते हैं कि महासागर भी हैं, महासागर भी पृथ्वी की सतह पर ही हैं। तो महासागरों में ये क्रस्ट की गहराई कम है और जो कंटिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनमें क्रस्ट की गहराई ज़्यादा है। तो यदि अपन सागर की बात करें, समुद्र की बात करें, तो समुद्रों की भी गहराई अलग अलग है। अलग अलग गहराई के समुद्र हैं। अरबियन सी है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो अलग अलग समुद्रों की अलग अलग गहराई है। तो समुद्रों पर जो अर्थ क्रस्ट है इसकी गहराई 5 से लेकर 11 किलोमीटर तक। कई बुक्स में 5 से 10 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, परंतु उसमें कोई खास अंतर नहीं है। 5 से 11 लिखो, 5 से 10 लिखो, एक ही बात है। और जो कंटिनेंट्स हैं वहाँ पर इसकी गहराई है भूपपड़ी की 35 से 56 किलोमीटर। कुछ जगह, कुछ बुक्स में आपको 60 किलोमीटर तक भी मिल जाएगी अर्थ क्रस्ट की मोटाई, परंतु वह एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यदि आप 5 से 56 किलोमीटर लिखते हैं तो भी सही है, 5 से 60 किलोमीटर लिखते हैं तो भी सही है। तो ये पहला भाग हो गया अर्थ क्रस्ट भूमि का, पहली परत हो गई। अब जो अर्थ क्रस्ट है और मेंटल है उसके बीच में एक लेयर आती है जो दोनों को सेपरेट करती है। उस लेयर को बोलते हैं मोहोरो
विसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी या एम डिसकंटिन्यूटी। तो इसको, ये जो लेयर है ये अलग प्रकार की है जो अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को सेपरेट करती है, और इस लेयर को एम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये कैसे मालूम चलता है कि इनके बीच में लेयर है? ये सेस्मिक रेज से मालूम चलता है। सेस्मिक रेज में परावर्तन है, परावर्तन चेंज हो जाता है जब इसमें एंटर करती हैं तो उससे मालूम चलता है कि ये एक अलग तरह की लेयर है, और उस लेयर का नाम दिया है मोहोरोविसिक लेयर या एम लेयर या एम डिसकंटिन्यूटी, जो दोनों को सेपरेट करती है, ये अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को। अब जो मेंटल है इसकी मोटाई है ये 2900 किलोमीटर है। ये डायग्राम मैंने आपको बनाया है, ये इस स्केल से नहीं है, ये तो आपको लेयर समझाने के तरीके से बनाया है। यदि उस हिसाब से बनाते तो ये लेयर है, ये अर्थ क्रस्ट से काफ़ी मोटाई पर आती, जबकि इसमें डायग्राम में लगभग बराबर सी की मैंने बता दिया है, क्योंकि इतना बड़ा अपना नहीं है बोर्ड जिससे आपको उसी अनुपात में बताता। तो इसलिए ये आप समझने की बात है कि इसकी मोटाई है ये 2900 किलोमीटर है, जबकि अर्थ क्रस्ट की मोटाई है ये 5 किलोमीटर से 56 किलोमीटर तक है। ओशियंस में अलग है और अर्थ पर या कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें अलग है। तो ये आपका मेंटल हो गया। उसके बाद में सही मायने में ये कोर है, इसका सेंटर है, इसकी 3500 किलोमीटर है मोटाई। और ये जो आउटर कोर है इसमें लिक्विड है, इनर कोर है ये सॉलिड है। और जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी है वह 2.5 2.6 से 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें ज़्यादा डेंसिटी की भी रॉक्स हैं, और जो मैक्सिमम डेंसिटी की रॉक्स हैं उनकी डेंसिटी है 4.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये यूनिट है डेंसिटी की। ये ग्राम पर सीसी के अलावा आप इसको ग्राम पर सीसी भी लिख सकते हो, और इसको मेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हो। जो IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट है उसके अनुसार अभी इसकी जो यूनिट है ये मेगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। 1 मेगा ग्राम में कितने ग्राम होते हैं मालूम है आपको? 1 मेगा ग्राम में कोई भी बता सके? 1 मेगा ग्राम में 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है ना? ग्राम से किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और फिर किलोग्राम से क्विंटल हो गया, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल हो गया, और क्विंटल से टन हो गया है 10 क्विंटल का 1 टन हो गया। तो ये
मेगाग्राम है, इसमें 10⁶ ग्राम होते हैं, ठीक है ना, मेगाग्राम। अब ये डेंसिटी आपको अर्थ की सरफेस की बताई, इसको एवरेज अपन करें तो ये लगभग 2.6 से 3 के आसपास आ जाती है। जो क्रस्ट की डेंसिटी है ये 2.6 से 3.0 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाती है। इसमें रॉक्स अलग अलग तरह की रॉक्स हैं, तो उस तरह से ऑन एन एवरेज इसका रेंज है ये 2.6 से 3 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाती है। और जो ये मेंटल है इसकी डेंसिटी फिर 3.0 से 4.5 मेगाग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और जो कोर है, जिसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं अपन, इसकी डेंसिटी 9 से 12 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 2.6 से लेके 12 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। और इसके अलावा टेम्परेचर भी जैसे जैसे आप अर्थ क्रस्ट से अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। यदि 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये जो सरफेस है जिसको अपन मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जो मेंटल को और अर्थ क्रस्ट को सेपरेट करता है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है। और सेंटर में अपन यहाँ आ जाते हैं इस पर कोर पर, तो यहाँ 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और इसीलिए क्या है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में रहती है, और जो ज्वालामुखी निकलते हैं वो मेंटल में से निकलते हैं। टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से फिर क्या है कि बाहर जहाँ भी स्पेस मिलती है वहाँ निकल जाते हैं। और ये जो अर्थ क्रस्ट है ये प्लेटों के ऊपर आधारित रहती है। बहुत सारी प्लेटें हैं, तो प्लेटों का ऊपर नीचे होने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स भी प्लेटों के खिसकने से आते हैं। तो ये सारे के सारे पूरी पृथ्वी है ये अलग अलग प्लेटों के ऊपर खड़ी है। ये समझ लो आप अर्थ क्रस्ट को समझो आप, अर्थ क्रस्ट है ये प्लेटों के ऊपर है, और ये प्लेटें हैं ये मेंटल के कुछ कोई भाग में स्थित है, मेंटल में स्थित है ये प्लेटें। मेंटल के शुरू में भी नहीं कह सकते, मेंटल के लास्ट में भी नहीं कह सकते, परंतु मेंटल में स्थित हैं ये प्लेटें, जिसकी वजह से मोमेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गई हमारी पृथ्वी की मोटी मोटी स्थिति है। ये आपके कोर्स में नहीं है, परंतु ये आपको जानने से मालूम चल जाएगा। कई बार पूछ भी लेते हैं कुछ, परंतु आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी पृथ्वी की क्या सिचुएशन है। अब इसको वापस अपन देखते हैं एक बार। तो इसमें जो अर्थ क्रस्ट है उसमें यहाँ पानी भी है। इस पानी को यहाँ जलमंडल भी है, थलमंडल भी है और वायुमंडल भी है। अर्थ क्रस्ट पर तीनों चीज़ें, वायुमंडल है ये जलमंडल और थलमंडल को घेरे हुए है, जो चारों तरफ इसके फैला हुआ है ना। इसकी मोटाई है वो 322 किलोमीटर है।
322 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ये वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ये जलमंडल हो गया, इसमें 70% हमारे भूभाग पर जल भरा हुआ है। और ज़मीन है, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो 30% भाग पर है। तो ये जो सरफेस है, ये जो हाइड्रोस्फीयर बता रखा है, ये सरफेस वाइज 70% अर्थ सरफेस को कवर कर रहा है। और जो बाकी की ज़मीन है, यहाँ ये ज़मीन दिखा रखी है, यहाँ ये ज़मीन दिखा रखी है, यहाँ ये ज़मीन दिखा रखी है, ये 30% कवर कर रही है। इसके साथ ये लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट तक ही सीमित नहीं है, लिथोस्फीयर का कुछ पार्ट मेंटल तक भी स्थित है, जिसमें मैंने बताया कि प्लेट्स हैं जिसके नीचे, और ये हमारी जो अर्थ क्रस्ट है ये तैर रही है, उन प्लेट्स के ऊपर तैर रही है एक तरह से। तो ये तीनों स्फीयर है इसमें, थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब लिथोस्फीयर में तो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल है। सॉइल तो आपको बताई थी मैंने पहले वाली क्लास में। Soil is defined as consolidated material present on immediate surface of the earth, which supports plant for nutrition point of view, from growth point of view, from development point of view. ये तो इडेफोलॉजिकल वाली डेफिनेशन आपको बताई थी, और दूसरी पेडोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बताई थी आपको। वही चीज उसमें कहना है, सॉइल इज अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड सब्जेक्टेड टू जेनेटिक फैक्टर्स लाइक पेरेंट मटेरियल, वेजिटेशन, और उसको आप मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो। ऑर्गेनिज्म में वेजिटेशन आती है, एंड रिलीफ। ऑल दीज फैक्टर्स एक्ट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एंड फॉर्म ए मटेरियल दैट इज नोन एज सॉइल, which differs from the material derived from which in physical, chemical, biological and morphological characteristics and properties। तो ये आपकी पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन होगी कि वह किस तरह से ये डेवलप हो रही है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आ जाता है, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल आ जाता है, इसमें ओरिजिन ऑफ सॉइल आ जाता है इस डेफिनेशन में, और इडेफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में प्लांट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है उसकी डेफिनेशन। तो ये लिथोस्फीयर है। ये तीनों जो स्फीयर बताए हैं मैंने आपको, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, उनमें से 93.06% पार्ट है वह लिथोस्फीयर का है। और इसमें क्या है कि ज़्यादातर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, मैग्नीशियम सिलिकेट्स, रॉक्स और मिनरल्स होते हैं, जिसमें सिलिकेट्स की प्रधानता होती है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, जिसमें समुद्र आ जाते हैं, तालाब आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती हैं, नहरें आ जाती हैं और झीलें आ जाती हैं, और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर भी आ जाता है। जो भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो सारी की सारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, वो सारी की सारी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। और हाइड्रोस्फीयर में वाटर तो मेन कंपोनेंट है ही, इसके अलावा इसमें सस्पेंडेड मेटेरियल, रॉक मेटेरियल, पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड रहते हैं। ऑक्सीजन भी, ब्रॉड टर्म्स में अपन बोलें तो एयर भी इसमें डिजोल्व्ड
एयर भी रहती है, डिजोल्व ऑक्सीजन भी रहती है इसमें। और ये जो है इसमें लगभग 3.5% साल्ट ओशियंस का पानी है, समुद्रों का पानी है। आप कभी उसको टेस्ट करके देखो, बिल्कुल खारा लगता है, साल्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये साल्ट में डोमिनेंट साल्ट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड की बहुलता रहती है ओशियंस में। और आप ग्राउंड वाटर भी देखेंगे तो बहुत जगह ब्रेकिश ग्राउंड वाटर मिलेगा, वहाँ पर साल्ट्स मिलेंगे वाटर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर खराब नहीं होता, ग्राउंड वाटर भी खराब होता है। हाँ, रेन वाटर सबसे अच्छी क्वालिटी है, रेन वाटर। तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया। और जो नेक्स्ट है वो एटमॉस्फेयर, जो एनवलप की तरह से घेरे हुए है। किसको? हाइड्रोस्फीयर को और लिथोस्फीयर को। एटमॉस्फेयर फॉर्म एनवलप ओवर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। और इसकी 0.03% है, सबसे हल्का है ये एटमॉस्फेयर है। इसमें गैसेज हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल और गैसेज हैं वो न्यूक्लियाई का काम करती हैं, और ये इस न्यूक्लियाई पर वाटर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं। वह इसी वजह से बनते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में होते हैं, और उन्हीं के ऊपर ये जो वेपर है, वाटर वेपर है, ये कंडेंस हो जाती हैं और उससे बादल बन जाते हैं, बारिश होती है। फिर एटमॉस्फेयर में यदि हम गैसेज का कंपोजिशन देखें, वाटर वेपर तो रहती है, वाटर वेपर को यदि इंक्लूड करते हैं तो कंपोजिशन अलग हो जाएगा, परंतु अकेली गैसेज का कंपोजिशन देखें तो इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, 78.08। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 20.95, आर्गन है वह 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03%। इसके अलावा इसमें इनर्ट गैसेज भी रहते हैं। इनर्ट गैसेज में मुख्यतः हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। तो ये इनर्ट गैसेज भी इसमें रहते हैं। यदि इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है? ये 8 और 5 13 और 13 और 3 16 और 3 19, 18 1 19 और 9। तो बाकी 0.01% है, ये दूसरी गैसेज है, इनर्ट गैसेज है मेनली इसमें। ये जो है ये एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है गैसेज का। अब अर्थ क्रस्ट, ये इसमें प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये आपके कोर्स में भी, चूँकि सॉइल जेनेसिस है और अर्थ क्रस्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, तो अर्थ क्रस्ट में से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ये दोनों एलिमेंट हैं, ये अकेले 74.3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट में। ये डोमिनेंट एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। और उसके बाद में बाकी के हैं एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अदर्स। अदर्स में 1.4 है फिर ये। तो ये सारे के सारे एलिमेंटल कंपोजिशन होगी अर्थ क्रस्ट की। और अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें तो अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी एज ए होल 5.5 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी है। 5.53, ये तो पूरी अर्थ की डेंसिटी है। अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी तो आपको बताया 2.6 से ये
3.0। ये पूरी अर्थ की डेंसिटी यदि अपन देखें तो ये है 5.5 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये पूरी अर्थ की है, जिसमें तीनों पार्ट आ जाते हैं, कोर भी आ जाती है, मेंटल भी आ जाता है और अर्थ क्रस्ट भी आ जाता है। इसमें अर्थ क्रस्ट में रॉक्स का कंपोजिशन, क्योंकि मेनली रॉक्स हैं इसमें, तो रॉक्स का कंपोजिशन देखें तो अलग अलग में, यदि ऊपर वाले 5 किलोमीटर में देखें, क्योंकि 5 किलोमीटर से 56 किलोमीटर इसकी मोटाई है, तो ऊपर वाले 5 किलोमीटर में देखें तो सिचुएशन अलग है, और पूरी अर्थ क्रस्ट में देखें तो सिचुएशन अलग है बिल्कुल। यदि ऊपर वाले 5 किलोमीटर में देखें तो 74% रॉक्स हैं, वह सेडिमेंट्री रॉक्स। अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला 5 किलोमीटर भाग है, वह 74% सेडिमेंट्री रॉक्स द्वारा ही बनाया गया है, और इग्नियस रॉक्स सिर्फ 18%। बाकी की दूसरी रॉक्स सारी मिला के 8% ही। और इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि सेल्स कितने हैं, सैंड स्टोन्स कितने हैं, लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट ये दोनों मिलके कितने। तो इसमें 52% है वह सेल्स में। रॉक्स में आपको मालूम चल जाएगा सेल्स क्या होता है, सैंड स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन क्या होता है, डोलोमाइट क्या है। ये सारे के सारे रॉक्स आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। परंतु अभी तो आपको इतना ही समझना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का ऊपर वाले 5 किलोमीटर में 74% कंट्रीब्यूशन है, और इग्नियस रॉक्स का 18% कंट्रीब्यूशन है, जिसमें ग्रेनाइट का 15% और बेसाल्ट का 3%, और दूसरी रॉक्स सारी मिला के 8%। ये 5 किलोमीटर का कंपोजिशन है। और पूरी अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाती है। इग्नियस रॉक्स 95%। पूरी अर्थ क्रस्ट में रॉक्स की स्थिति देखें तो अकेली इग्नियस रॉक्स हैं वो 95% है, और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो 5%, जो 74% से 5% पर आ गई, और ये 18% से 95% पर चली गई। इसका मतलब नीचे वाली लेयर्स में है वह इग्नियस रॉक्स ज़्यादा है, ऊपर वाली लेयर में सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा है। और सेडिमेंट्री रॉक्स का भी क्लासिफिकेशन है, सेल है 4%, सैंड स्टोन है वह स्टोन STONE 0.75%, और लाइम स्टोन है वह 0.25%। तो 4 और 1 5% ये होगी सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का विस्तार से बताया है कि क्या कंपोजिशन है। अब आपका ये हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट, इसका अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन, और जलमंडल, थलमंडल और एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। तो ये आपका एक रॉक्स और मिनरल्स से पहले आपका एक टॉपिक हो गया, जिससे आपका बेस बन गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।